लास्ट लेक्चर में हम कवकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें अपने उच्च कवकों का जो एक वर्ग है एस्कोमाइसिटीज, उसके उपवर्गों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे जो अगला वर्ग है उच्च कवकों में, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। इसके अंदर जो उपवर्ग हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो वर्ग है, इसके कवकों को क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें एक क्लब नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसको हम बेसिडियम कहते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज को आगे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो इन उपवर्गों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला उपवर्ग आता है होलोबैसिडियोमाइस्टिडी। अब यहां पे जैसा कि नाम से पता चल रहा है होलोबैसिडियोमाइस्टिडीज माइसिटिडी, तो होलोबैसिडियोमाइस्टिडी, होलो का मतलब होता है कि इसमें होलोबैसिडियम प्रेजेंट होती है, यानी बैसिडियम जो है वो होलोबैसिडियम टाइप की होती है। तो ये बैसिडियम क्लब शेप्ड होती है और अंदर से बिल्कुल खोखली होती है, तो इसलिए इस सब क्लास या उपवर्ग का नाम है होलोबैसिडियोमाइस्टिडी। अब देखो इसमें बैसिडियोकार्प जो है इनमें वो प्रेजेंट होती है, ये खास बात है इनकी। और इसमें 2 एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण इसमें आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें 2 मुख्य उदाहरण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है एग्रिकस, जिसको हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है पॉलीपोरस। पॉलीपोरस जो है उसका कॉमन नेम है शेल्फ फंजाई या ब्रैकेट फंजाई। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके जो बैसिडियोकार्प हैं वो शेल्फ नुमा या ब्रैकेट नुमा होते हैं, इसलिए इसका नाम शेल्फ फंजाई या ब्रैकेट फंजाई है। उसके बाद दूसरा जो उपवर्ग है वो आता है फ्रैग्मोबैसिडियोमाइस्टिडी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फ्रैग्मो फ्रैग्मो का मतलब होता है फ्रैगमेंट्स, यानी खंड। तो इसमें जो पट्ट हैं, यानी बैसिडियम है उसमें पट्ट बन जाते हैं। अब जो पट्ट है वो अनुप्रस्थ भी बन सकते हैं या अनुदैर्ध्य भी बन सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सब क्लास या उपवर्ग के कवकों में फ्रैग्मोबैसिडियम प्रेजेंट होती है। तो फ्रैग्मोबैसिडियम कैसी होती है? सेप्टेट होती है, या जो पट युक्त होती है ये। तो 3 तरह की पट युक्त जो यानी फ्रैग्मोबैसिडियम जो है वो मैंने आपको बताई थी, स्टाइकोबैसिडियम, किस्टोबैसिडियम और ट्यूनिंग फोर्क टाइप। तो वो तीनों इसमें देखने को मिलती हैं हमें। इसके अलावा फ्रैग्मोबैसिडियोमाइस्टिडी जो उपवर्ग है उसमें बैसिडियोकार्प जो है वो प्रेजेंट होती है। इसमें एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, ट्रिमेल्ला। उसके बाद अगला जो उपवर्ग आता है वो है टेलियोमाइस्टिडी। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, टेलियोमाइस्टिडी। तो टेलियोमाइस्टिडी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार के बीजाणु होते हैं जिनको टेलियो बीजाणुओं या टेल्यूटो बीजाणुओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस वर्ग का जो नाम है, उस उपवर्ग का जो नाम है वो टेलियोमाइस्टिडी है। अब इसकी खास बात क्या है कि बैसिडियोकार्प जो है उसका निर्माण इन कवकों में नहीं होता है। तो बैसिडियोकार्प यहाँ पे अनुपस्थित होती है पूर्णतया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले जो दो उपवर्ग पढ़े हैं, होलोबैसिडियोमाइस्टिडी और फ्रैग्मोबैसिडियोमाइस्टिडी, उनमें तो बैसिडियोकार्प उपस्थित थी, लेकिन टेलियोमाइस्टिडी के कवकों में बैसिडियोकार्प अनुपस्थित होती है। अब इसको आगे 2 गणों में विभाजित किया गया है। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला गण है यूरिडेनेल्स। अब इसका नाम यूरिडेनेल्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिसको यूरिडो बीजाणुओं के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी खास बात है। अब इसके अंदर जो कवक आते हैं उनको रस्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। और एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, पक्सीनिया। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण आते हैं, लेकिन पक्सीनिया का नाम आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा जो गण है उसका नाम है अस्टिलेजिनेल्स। अब अस्टिलेजिनेल्स गण के कवकों को हम लोग बोलते हैं स्मट फंजाई। तो ये इनका कॉमन नेम है, और बहुत सारे स्मट फंजाई होते हैं, लेकिन एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है जिसका नाम है अस्टिलेगो। उसके बाद उच्च कवकों के अंदर जो तीसरा वर्ग आता है वो है ड्यूटीरोमाइसिटीज। अब ड्यूटीरोमाइसिटीज के जो कवक हैं उनको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। अब इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? तो 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं कवकों में, एक तो परफेक्ट अवस्था और एक इम्परफेक्ट अवस्था। जो लैंगिक जनन वाली अवस्था है उसको परफेक्ट अवस्था बोलते हैं, और जो अलैंगिक जनन वाली अवस्था है उसको इम्परफेक्ट अवस्था बोलते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जो परफेक्ट अवस्था है इन कवकों के अंदर वो यहाँ पे अननोन होती है या अनुपस्थित होती है। इसका मतलब लैंगिक जनन इनमें अभी तक खोजा नहीं गया है या लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो बची कौन सी फिर? अलैंगिक जनन वाली अवस्था, जिसको इम्परफेक्ट अवस्था बोलते हैं। इसीलिए इन कवकों को क्या बोला जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई। यानी इन कवकों में केवल और केवल अलैंगिक जनन ही आपको देखने को मिलता है। अब इस वर्ग को आगे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो इनके नाम और उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। पहला उपवर्ग है ब्लास्टोमाइस्टिडी।
इसमें दो उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, कैंडिडा और दूसरा है टोरुला। दूसरा उपवर्ग है हाइफोमाइस्टिडी, इसमें तीन उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा और फ्यूजेरियम। और तीसरा जो उपवर्ग है वो है सीलोमाइस्टिडी, इसमें एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, कोलेटोट्राइकम। तो इस तरह से हमने वर्गीकरण पढ़ा जो एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा 1979 में दिया गया था। अब अपने बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई यानी कवकों के आर्थिक महत्व की। अब कवक जो हैं वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, तो दोनों तरह की जो क्रियाएं हैं वो कवकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाभदायक क्रियाओं की यानी कि उपयोगी क्रियाओं की। तो मानव के लिए जो कवक हैं वो कैसे उपयोगी हैं वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग कवकों को भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं इसमें। पहला उदाहरण आता है एगेरिकस। एगेरिकस को हम आम भाषा में मशरूम भी बोलते हैं। इसकी एक जाति है एगेरिकस बाइस्पोरस। इस जाति को ये खाने योग्य होती है। इसके जो बेसिडियोकार्प हैं वो बटन शेप्ड होते हैं या बटन नुमा होते हैं, इसलिए इसको बटन मशरूम के नाम से भी जानते हैं। तो इन बेसिडियोकार्प्स को ही खाया जाता है। इसके अलावा ट्यूबर एस्टाइवम जो है ये भी एक खाने योग्य कवक है। इसके अलावा मोरकेल्ला एस्कुलेंटा, इसको सामान्य भाषा में मोरल या स्पंज मशरूम के नाम से भी जानते हैं। इसके जो एस्कोकार्प हैं वो खाने योग्य होते हैं। इसके अलावा साइलोसाइब मैक्सिकाना ये भी एक खाने योग्य कवक है। और टोरुलोसिस जो कि एक यीस्ट है ये भी खाने योग्य कवक है। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे औषधि की। बहुत सारी औषधियां हैं जो हमें कवकों से मिलती हैं। सबसे पहला इसमें आता है प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक की अगर अपने बात करें तो सबसे पहला नाम हमारे ध्यान में आता है पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन सबसे पहला प्रतिजैविक था जो खोजा गया था। पेनिसिलिन को वंडर ड्रग के नाम से भी जानते हैं या चमत्कारी दवा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेनिसिलिन की खोज से पहले जब किसी मरीज को बैक्टीरिया या जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता था तो जो मरीज है वो जीवित नहीं रह पाता था, यानी उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन जब पेनिसिलिन की खोज हुई और जब मरीजों को पेनिसिलिन दिया गया तो देखा गया कि 99% केसेस के अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था या जीवाणुओं का संक्रमण था वो खत्म हो जाता था। तो इसका मतलब जो मरीज है उसकी जान बच जाती थी। इसीलिए इसको चमत्कारी दवा या वंडर ड्रग के नाम से जाना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1924 में इसने सबसे पहले जो पेनिसिलिन है उसकी खोज की थी। ये जो खोज है वो एक्सीडेंट था एक, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसी और चीज पर काम कर रहा था और एक्सीडेंटली पेनिसिलिन की खोज उसने कर दी। अब पेनिसिलिन जो है वो हमें कौन से कवक से मिलता है? तो एक कवक का नाम आपको ध्यान में रखना है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की दो जातियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला तो पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलियम की कौन सी जाति में की गई थी? तो इसकी खोज जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम में की गई थी जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद जो पेनिसिलिन है उसका औद्योगिक जो उत्पादन है वो कौन सी जाति में किया जाता है? तो इसके लिए आपको जाति का नाम ध्यान में रखना है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से पेनिसिलिन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है।